हेलो एवरीवन, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की। जैसा आपने रिसेंटली देखा है, द स्टॉक इज टचिंग ऑल टाइम हाई, सो वील सी व्हाट आर द रीजंस। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा के ओवरव्यू के बारे में हम जानते हैं कि कंपनी बेसिकली करती क्या है। अगर हम FY22 के स्टैंड अलोन सेल्स देखें तो 61.7% वॉज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ऑटोमोटिव सेगमेंट, 34.3% वॉज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम फार्म इक्विपमेंट एंड रेस्ट 4.1% फ्रॉम अदर्स। सो ये हुआ उनका स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखा जाए तो कौन से बिजनेस आते हैं इसके बिजनेस आर्म में, तो 39.9% है ऑटोमोटिव का शेयर, 29.1% है फार्म इक्विपमेंट, 12.1% है फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, और 2.2 है हॉस्पिटैलिटी, और 0.4 एक छोटा शेयर है रियल एस्टेट का। तो अगर बात की जाए तो इन बिजनेसेस में क्या है, तो एक ऑटोमोटिव सेगमेंट है विच कंप्राइजेज ऑफ सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल स्पेयर्स, मोबिलिटी सॉल्यूशंस। फार्म इक्विपमेंट है जहाँ पे वो ट्रैक्टर्स और वेरियस फार्म मैकेनाइजेशन टूल्स बनाते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है विच इज़ NBFC एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज। हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, अदर्स। अभी अदर्स में क्या क्या आता है इन स्टैंड ऑन रिजल्ट्स। अदर सेगमेंट कंप्राइजेज ऑफ पावर ऑल, टू व्हीलर्स जो जावा मोटरसाइकिल्स वो कंपनी बनाते हैं, एंड स्पेयर बिजनेस यूनिट्स। और जो कंसोलिडेटेड सेगमेंट में जो अदर्स है वो है IT एंड सर्विसेज, जो टेक महिंद्रा का उनका स्टेक है वो, आफ्टर मार्केट, डिफेंस, स्टील ट्रेडिंग एंड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, सोलर पावर, एग्रीकल्चर और टू व्हीलर। तो देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर्स में ये कंपनी प्रेजेंट है। और आगे हम देखते हैं कि कंपनी के मेजर की कंट्रीब्यूशंस कौन से सेगमेंट से आ रहे हैं जिसके वजह से स्टॉक इज गिविंग सच अ गुड रिटर्न इन पास्ट 1 ईयर। तो दिस इज अ फ्लैगशिप कंपनी ऑफ महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा एज अ ग्रुप इज प्रेजेंट इन 20 इंडस्ट्रीज अक्रॉस 10 सेक्टर्स. Core business are again automotive, which in which they are present in passenger, commercial vehicles and farm equipment. Largest tractor company है ये इंडिया की, जिसके उनके पास 40% मार्केट शेयर है ऑन द FY22 के डेटा के अनुसार. दे आर ऑल्सो इन इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मार्केट्स, यानी कि जो लास्ट माइल डिलीवरी रहती है, जो लॉजिस्टिक्स कंपनी हब से लेके जो डोर पे डिलीवरी रहती है वहाँ पे जो 3 व्हीलर्स यूज़ होते हैं, तो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, तो वहाँ पे कंपनी का 73.4% मार्केट शेयर है. द कंपनी हैज 66 मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली फैसिलिटीज अक्रॉस द ग्लोब, 21 R&D सेंटर्स इन 8 कंट्रीज, 20 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इटसेल्फ इन इंडिया. तो अगर फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में अगर उनके बात की जाए तो उनका ग्रॉस लोन बुक फॉर रिटेल एंड SME लोन्स एट द एंड ऑफ FY22 वॉज ऑलमोस्ट 70,900 करोड़. तो ये काफ़ी बड़ा लोन बुक है कंपनी का. FY21 में ही द सेम वॉज 71,000. तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है हमें लोन बुक में. द कंपनी इम्पेयर्ड ऑलमोस्ट 5,788.6 करोड़, 8.16% ऑफ इट्स ग्रॉस लोन बुक एट द एंड ऑफ FY22. सो दिस वॉज द मेजर रीजन वाई वी कैन सी अ डिक्लाइन इन द लोन बुक. तो अगर शेयर प्राइस के बारे में बात की जाए तो द प्रीवियस पिक फॉर द महिंद्रा एंड महिंद्रा स्टॉक वॉज ड्यूरिंग अगस्त. वहाँ पे द स्टॉक ऑलमोस्ट टच 982 लेवल्स. सिंस देन द स्टॉक हैज़ डिक्लाइंड. कोविड लोज भी स्टॉक ने काफ़ी टच किया, एंड देन अगेन अभी हम रिसेंटली देखे द स्टॉक हैज़ रिकवर्ड टू ऑलमोस्ट 1200 लेवल्स. तो एक काफ़ी बड़ा अप एंड डाउन रहा है स्टॉक के लिए. तो देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है. सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो FY19 था, इट वॉज द पीक सेल्स फॉर द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री. इट हैपेंड अक्रॉस एवरी सेगमेंट. कंसिडर इट पैसेंजर व्हीकल्स, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स. तो काफ़ी डिक्लाइन दिखा था FY19 से. देर आर वेरियस रीजन्स. अगर हम देखें एक छोटा सा चार्ट जो FY22 के एनुअल रिपोर्ट में हम देखते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के, कि अगर कैगर ग्रोथ देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स इन डोमेस्टिक सेल्स वॉज 8.1%. तो ये 10 साल में 8.1% का ग्रोथ था पैसेंजर व्हीकल्स का. तो वो FY19 से लेके FY22 में डिक्लाइन हुआ बाय 3.1%. CV डोमेस्टिक यानी कि कमर्शियल व्हीकल डोमेस्टिक का 10.1% था, इट डिक्लाइन बाय 10.7%. तो हम जैसे देखते हैं डोमेस्टिक सेल्स ऑफ
एक्सक्लूडिंग टू व्हीलर्स, तो यहाँ पे टू व्हीलर्स कंसिडर नहीं किए, 8.3%, दैट हैज़ डिक्लाइन टू 7.3%। पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल्स के जो एक्सपोर्ट्स थे 7.3, 8.9, वही डिक्लाइन हुआ 5.1 और 2.6 से। तो हमने देखा कि FY19 से काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन रहा है ऑटोमोटिव सेगमेंट में। एंड द स्टॉक कौन सी भी OEM हो, लेट्स से मारुति हो, टाटा मोटर्स हो, अपने टू व्हीलर OEMs हो लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, TVS, वहाँ पे एक काफ़ी टफ टाइम था इन सब कंपनीज़ के लिए FY19 से लेके। तो स्टॉक, हर एक OEM के स्टॉक्स ने भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन दिखाया है। तो रीजंस क्या थे इतने बड़े डिक्लाइन के? सबसे पहले तो अपना रेगुलेटरी इम्पैक्ट ड्यू टू BS6 ट्रांजिशंस, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हुए इस पीरियड में, जिसकी वजह से उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ गए, प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हुए। अभी रिसेंटली एक सेमीकंडक्टर शॉर्टेज का इवेंट हुआ जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी हैम्पर हुआ। कार डिमांड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन विद द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। ऑटो सेक्टर वाज वन ऑफ द मेजर हिट्स, जैसे हमें देखा कि अप्रैल में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिक्लेयर्ड जीरो सेल्स इन दैट अप्रैल 2020 मंथ। इंक्रीज इन सेफ्टी नॉर्म्स जैसे एम्बिशन स्टैंडर्ड्स हो, इंश्योरेंस कॉस्ट हो, और उसके वजह से क्या हुआ कि ये सब चीज़ें ऐड करने की वजह से व्हीकल्स के प्राइसेस भी बढ़ गए, कमोडिटी कॉस्ट भी बढ़ गए, उसके वजह से मार्जिन्स भी बहुत काफ़ी इम्पैक्ट हुए। तो अगर व्हीकल प्राइसेस भी बढ़ रहे तो थोड़ी डिमांड भी कम होने लगी अक्रॉस द सेगमेंट। तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड पर यहाँ पे दिखा है 5-6 सालों में कि शिफ्ट टुवर्ड्स यूटिलिटी व्हीकल, यानी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स का सेल है वहाँ पे जो यूटिलिटी व्हीकल्स यानी कि जो अपने छोटे SUVs हो या फिर छोटे यूटिलिटी व्हीकल्स हो, उनका शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ा है। कंसिडर कीजिए कि FY2016 में जो टोटल पैसेंजर वॉल्यूम था इट वॉज 27,60,000, वही FY22 में इट वॉज क्लोज टू 30,69,000। तो अभी ये देखिए कि यहाँ पे जो यूटिलिटी व्हीकल्स का शेयर है वो 21.3% था और अभी FY22 में 48.5% है। तो इफ़ वी सी कि पैसेंजर व्हीकल्स के वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं, बट देयर हैज़ बीन नो पीरियड इन विच यूटिलिटी व्हीकल्स के सेल डिक्लाइन हुए हैं। यूटिलिटी व्हीकल्स के सेल कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहे हैं पिछले 6 साल से। तो इसके रीजंस क्या है? Over the 10 years between FY12 and FY22, the utility vehicle segment has witnessed a growth of almost 15.1%. UV as a share of passenger vehicles has increased from 13.8% in FY12 to 48.5% in FY22। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हम शिफ्ट देख रहे हैं ओवरऑल यूटिलिटी व्हीकल्स के ट्रेंड में। पीपल आर लाइकिंग यूटिलिटी व्हीकल्स, ज़्यादा कंफर्ट देती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है, स्टर्डी रहती है, इंडियन रोड्स के लिए काफ़ी अच्छी पिक है यूटिलिटी व्हीकल्स। स्पेसिफिकेशन भी ज़्यादा रहता है, कंफर्ट, रूम, स्पोर्टी लुक्स, और काफ़ी ज़्यादा मॉडल्स लॉन्च हुए हैं यूटिलिटी व्हीकल्स में। तो रिसेंटली हम भी देखेंगे कि काफ़ी सारे SUV मॉडल्स लॉन्च हुए हैं। Hyundai ने काफ़ी फोकस किया है SUVs पे। किया ने जब इंडियन मार्केट्स में एंट्री की तब SUV के साथ ही की। सेम इज़ द स्टोरी विद MG, Morris Garages. Maruti Suzuki is also focusing on SUV vehicles. They have caught the trend and they have launched the Grand Vitara. So this has been the case across the vehicle players, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा SUV models launch हो रहे हैं, and we can see that everyone is catching the trend कि yes, SUVs are getting more popular and hence we have to be focused on SUV। तो अगर एक यूटिलिटी व्हीकल्स का अगर हम मार्केट देखें तो ओवरऑल जस्ट देखें उसका, तो हम देख सकते हैं कि करेंटली 16 OEMs compete in the Indian UV market, which is considered the core segment for Mahindra and Mahindra. The UV segment has expanded rapidly and Mahindra has not been able to grow proportionately। अगर हम देखें तो जो यूटिलिटी व्हीकल का जो मार्केट शेयर है फॉर Mahindra and Mahindra has declined very much from the previous quarters, which was almost Q4 FY19 पे मार्केट शेयर उनका 28.7% था। अब भी रिसेंटली द मार्केट शेयर हैज़ इंच्ड अप टुवर्ड्स 17.9%। रिसेंट डिप मार्केट शेयर में था 13.6%। तो धीरे धीरे मार्केट शेयर यूटिलिटी व्हीकल का द कंपनी इज ट्राइंग टू गेन अगेन विच दे हैव लॉस्ट बैक। द रीज़न फॉर द सेम इज, जैसा हमने देखा कि हाईली कम्पिटिटिव है यूटिलिटी व्हीकल इंडिया का,
Mahindra launches by the company in FY16 FY17 have been small market success. जो launches थे कंपनी के, let's say एक अल्ट्यूरास थी, वो काफ़ी बड़ी यूटिलिटी व्हीकल थी. देन अगेन मराज जो थी, इट वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी हैविंग ग्रेट सक्सेस, बट वैसा हुआ नहीं. द सेगमेंट इज ऑल्सो ससेप्टिबल टू रेगुलेटरी प्रेशर्स फेस्ड बाय मेजरली बाय डीजल इंजन्स. सो जैसा हम देखें कि इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस देयर कार्बन एमिशंस, और डीजल से बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, तो इसलिए, और यूटिलिटी व्हीकल्स मेजरली डीजल वेरिएंट में ही आते हैं, तो दैट हैज़ ऑल्सो सीन सम प्रेशर ऑन द सेगमेंट. द कंपिटिटर्स हैव विटनेस सक्सेसफुल लॉन्चेस फॉर द न्यू मॉडल्स. जैसा हमने देखा कि Hyundai है, किया है, मॉरिस गैराजेस है, अभी टाटा मोटर्स का भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया है यूटिलिटी व्हीकल्स में. तो इन कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का मार्केट शेयर थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, FY16 में ऑलमोस्ट महिंद्रा एंड महिंद्रा वॉज द लीडर इन यूटिलिटी व्हीकल्स. जो उनके पैसेंजर व्हीकल्स है, उसका शेयर उनका 37.9% था. वही FY22 में वो डिक्लाइन होके हुआ है 15% सिर्फ. तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट रहा है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए फॉर द पास्ट 4 to 5 years. But recently the company has came up with strong variants which have been successfully accepted by the markets. अगर उनके bookings के बारे में बात की जाए, till September 2022 the company recorded highest ever monthly bookings of 53,000 plus. They also maintained a strong pipeline with highest ever sales. 13,000 ओपन बुकिंग्स है फॉर XUV 300, XUV 700 जिसका बहुत ज़्यादा बढ़िया लॉन्च हुआ था, उसके अभी 80K ओपन बुकिंग्स है. जो एक अलग एक नई स्कॉर्पियो जो उन्होंने एक लॉन्च की थी, उसके ऑलमोस्ट 130K, यानी कि 1,30,000 ओपन बुकिंग्स है. तो टोटल बुकिंग्स फॉर द कंपनी टिल द एंड ऑफ 1st November 2022 वर 2,60,000. So why this is interesting? Because if you look, 80,000 is for XUV 700 and 1,30,000 open bookings are for Scorpio N. So अगर if we just add it, तो the number comes to almost 2,10,000. So almost 70 to 80% bookings are for the pure SUV vehicles, जहाँ पे कंपनी को मार्जिन्स भी ज़्यादा है, रियलाइजेशन भी ज़्यादा है. तो उसके वजह से कंपनी को मतलब मार्जिन जो है वो भी काफ़ी आगे जाके बढ़ सकते हैं, वो एक्सपेक्टेड है. तो जैसा हम देख रहे हैं कि बुकिंग्स फॉर द कंपनी आर हायर, तो उसके वजह से कंपनी को अपनी ओवरऑल SUV कैपेसिटी भी बढ़ानी पड़ेगी. Q4 FY22 में एग्जिट कैपेसिटी वॉज ओनली 29,000 per month. The company is saying कि Q4 FY24 तक they will increase it to 49,000 per month their overall SUV capacity. तो मेजर एडिशन कौन से SUV सेगमेंट में हो रहा है? थार फैमिली में हो रहा है, जहाँ पे 4,000 से लेके 6,000 होने वाले हैं. XUV 300 और 400, जो XUV 400 उन्होंने इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च किया था, इट इज़ ऑल्सो expected to increase from 5,000 to 9,500. बोलेरो फैमिली में ज़्यादा लेट्स से कैपेसिटी एडिशन नहीं हो रहा है. स्कॉर्पियो एन जिसकी कैपेसिटी अभी कुछ भी नहीं थी, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10,000. तो वी कैन सी कि, और XUV 700 यस, उसके 6,000 से लेके 10,000 पे कैपेसिटी एडिशन होने वाली है. सो द कंपनी हैज़ एक्नॉलेज्ड कि बुकिंग्स काफ़ी ज़्यादा है फॉर अक्रॉस द वेरिएंट्स, एंड दे आर टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टू ऐड द प्रोडक्शन कैपेसिटी. तो अगर फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट पे बारे में बात की जाए, तो क्वार्टरली सेल ऑफ द ट्रैक्टर्स वाज लाइक दिस. FY22 इज़ कंसिडर्ड टू बी हायर बेस फॉर द फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट. तो उसके वजह से जो वॉल्यूम्स है ऑटो ट्रैक्टर्स के, तो वो थोड़े डिक्लाइन होते नज़र आ रहे हैं. तो कंपनी का जो ट्रैक्टर सेगमेंट में मार्केट शेयर है इज़ ऑलमोस्ट 40.1%. तो एट द एंड ऑफ Q2 FY23, तो FY22 में अगर हम रफली देखें तो इट ऑलमोस्ट हैज़ 40%. So the company is a leader in the domestic market, and the Indian tractor industry is very consolidated. कि top 4 जो companies है, they almost have 80% of the market share. So there is quite a consolidation, and the tractor players need to be strong in their regional presence. क्योंकि almost जो भी farmers रहेंगे, they will obviously prefer a well-known brand over any new brand which is entering the segment. तो
महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो ट्रैक्टर सेगमेंट है इट हैज़ ऑलरेडी स्केल्ड क्वाइट अ लॉट, और अभी डोमेस्टिक मार्केट में तो उनका हायर शेयर है ही, so the company will also be focusing on the exports market. There is also one reason ki why the company's stock price declined very highly in the recent times. Mahindra and Mahindra faced huge losses on its foreign entities. Mahindra and Mahindra acquired a controlling stake in South Korean company in 2010 to expand its portfolio for premium SUVs in the Indian market and establish itself as a global player. जैसे हम देख रहे हैं कि 2009-10 के दौरान भी टाटा मोटर्स ने JLR को एक्वायर किया था. So इसके वजह से the Indian players also entered in the global space. The company also thought on similar lines, and that's why they acquired the South Korean company called SsangYong. तो हमने उसके व्हीकल्स काफ़ी देखे रहेंगे इंडियन रोड्स पे. बट जो लॉसेस थे सैंगयोंग के, द कंपनी ऑलमोस्ट एक्वायर्ड इट नियर इट्स बैंक्रप्सी. तो बट दे कुडंट टर्न अराउंड सैंगयोंग. उसके लॉसेस ऑलमोस्ट एक डिकेड तक कंटिन्यूड रहे. फर्स्ट टेक ऑफ द कंपनी वॉज only 51%, but continuous investments in the company in the hopes of a good performance led to Mahindra and Mahindra stake increase to almost 75%. तो हम देख रहे हैं कि Mahindra and Mahindra continuously kept putting investments in SsangYong, but the good performance which was expected from the company could not be delivered from the subsidiary. Mahindra and Mahindra recognized the loss of 3,600 crore during FY21 as an exceptional business due to impairment provision of investments in SsangYong and Gen Z. तो वहाँ पे कंपनी ने क्या किया कि they thought that यहाँ पे तो हमें कुछ प्रॉफिट्स नज़र दिखाई नहीं रहे, वी आर कंटिन्यूइंग टू मेकिंग लॉसेस. द कंपनी थॉट दैट वील सेल दिस लॉस मेकिंग एंटिटी, विल स्टॉप इट द इन्वेस्टमेंट्स इनटू द सेम एंड विल कम्प्लीटली एग्जिट. तो एग्जिट के दौरान जो लॉस होने वाला था कंपनी को, वो कंपनी ने ऑलरेडी FY21 में अपने बुक्स पे ले लिया था. तो इसके वजह से FY21 में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो काफ़ी इम्पैक्ट मतलब होता हुआ नज़र आया है. In April 2020, Mahindra and Mahindra decided to stop investing in the company and started looking for a buyer, as the company was also losing market share in their SUV segment. By the end of 2020, SsangYong filed for a bankruptcy with an outstanding loan of 100 billion won. सो कोविड भी आया, उसके वजह से ओवरऑल द ऑटो इंडस्ट्री वॉज इम्पैक्टेड ओवरऑल अक्रॉस द ग्लोब. सो उसके वजह से सैंगयोंग के जो लास्ट एफर्ट्स थे टू रिवाइव इटसेल्फ कुड नॉट बी अचीव्ड, और उसके वजह से कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था. सो सैंगयोंग इज इन करंटली इन कोर्ट रिसीवर्शिप. उस महिंद्रा एंड महिंद्रा को एक बायर मिल नहीं रहा है. जो एक एडिसन ग्रुप है वो कंसोर्टियम, दे वर ट्राइंग टू एक्वायर सैंगयोंग फ्रॉम महिंद्रा एंड महिंद्रा, बट कुछ लास्ट मिनट इश्यूज़ के वजह से वो हो नहीं पाया. बाकी जो फॉरेन बिजनेसेस है जिसके वजह से कंपनी को लॉसेज हुआ है, एंड द कंपनी हैज एग्जिटेड फ्रॉम द सेम आर जिप्स एरो विच वाज एन एयरक्राफ्ट बिजनेस, जेनजी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इन टू व्हीलर सेगमेंट, US पोस्टल ऑर्डर्स, माना एंड महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विसेज हैव बीन क्लोज्ड. तो कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अभी बिजनेस क्लासिफिकेशन बताया है एंड व्हाट द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव इन द नेक्स्ट 3 to 4 years. द कंपनी हैज़ डिवाइडेड इट्स बिजनेस इन 3 entities: कोर, ग्रोथ, जेम्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. कोर में आते हैं ऑटो एंड फार्म, जहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है. बाकी आते हैं टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. प्रोविजन रिवर्सल्स की वजह से कंपनी का एक मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज का परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा रहा है इन रीसेंट क्वार्टर. ग्रोथ जेम्स यानी कि जो वैल्यू क्रिएशन इनिशिएटिव्स है, द कंपनी इज ट्राइंग टू फोकस ऑन द ग्रोथ जेम्स लाइक सस्टेन, logistics and MLDL with Actis platform. Investments in other companies like car and bike, FX gains for Q2 FY3. ये थे कंपनी के इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर Q2 FY23. So Mahindra and Mahindra and Ontario Teachers Pension Plan Board announced a strategic partnership in renewable energy space. The OTPP deal में the OTPP will acquire a 30% stake in Mahindra Sustain Private Limited. तो वहाँ से भी एक कंपनी को डाइवेस्ट करके कंपनी को एक इन्वेस्टमेंट आया है, जहाँ पे वो
which they can use their funds properly. Actis and Mahindra Life Spaces entered into a partnership to develop industrial and logistics real estate across India. Mahindra Logistics has acquired RSPL's B2B express business. तो ये काफ़ी एक्विजिशंस और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं इन दर ग्रोथ जेम्स. तो तो ये क्लियर डेफिनेशंस क्या है बिजनेस के जो कंपनी ने बोला है. द एंटिटीज विद क्लियर पार्ट टू 18% ROE जो उनके कोर बिजनेस है, क्वांटिफाइबल स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट एंड जो अनक्लियर पार्ट टू जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बिजनेसेस कंपनी ने कम्प्लीटली एग्जिट किए हैं. 2025 कमिटमेंट्स क्या है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के. रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15 to 20% कैगर, लीडरशिप इन द SUV सेगमेंट रेवेन्यू वाइज, leadership in the light commercial vehicles, growing market share in tractors, quantum growth in farm machinery, be a top of brand affinity and customer satisfaction scores, reduced cost as a percentage of revenue, and deliver an ROC of 18% plus. So that has been the Mahindra and Mahindra's 2025 vision. So that has also contributed to the growth in the stock price. The management has been writing off all the past mistakes they have done, past investments they have done, and now they are focusing completely on their core businesses and businesses which can they consider as the growth gems. तो अभी कैपिटल एलोकेशन प्लान क्या है. पार्ट टू ROC मतलब पार्ट टू जो 18% ROE है, हाउ द कंपनी इज ट्राइंग टू अचीव टर्न अराउंड ऑफ इंटरनेशनल फार्म बिजनेस, कैपिटल एलोकेशन डिसिप्लिन, कॉस्ट कंट्रोल्स, ये सब कंपनी को दिस कैन हेल्प to increase their ROE. Core growth में where the company is facing leverage success in electric vehicle leadership in 3-wheelers and 4-wheelers, global scale farm machinery, margins and transformations. Growth creation में what company is trying to do is creating growth gems with almost $1 billion valuation, digital platforms, monetize investments and partnerships. So that through which they can target a 15 to 20% EPS growth. तो अब रिसेंटली हमने देखा कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्लान लॉन्च किया था कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट. दे हैव आल्सो लॉन्च देयर फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल SUV विच इज़ द XUV 400. आगे जाके कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बताए अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के. दे हैव ऑलमोस्ट सेड दैट दे विल बी लॉन्चिंग 5 electric vehicles in the span of 4 to 5 years in the coming future. यही नहीं, the company has also divested a little bit of stake. The company has received a British International investment up to rupees 1925 crore एट द वैल्यूएशन ऑफ 70,000 करोड़. यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म है कंपनी का, सिर्फ उसका वैल्यूएशन अभी 70,000 करोड़ है. महिंद्रा एंड महिंद्रा का करंट मार्केट कैप इज 1,50,000 करोड़. सो ऑलमोस्ट क्लोज टू 40-45% जो वैल्यूएशन है इज इलेक्ट्रिक व्हीकल को मिल रहा है. द कंपनी इज़ ऑल्सो गेटिंग इन टू द इलेक्ट्रिक 3-wheelers. जैसा हमने देखा कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा शेयर है कंपनी का. इवन दो इट्स अ nascent मार्केट राइट नाउ, द कंपनी स्टिल ओन अ मेजॉरिटी ऑफ द शेयर. एज द कंपनी हैज़ टेकन इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम BII, दिस विल रिजल्ट इन टू 2.75% to the 4.76% ओनरशिप ऑफ the electric vehicle company as per the performance of the subsidiary. अगर corporate governance के बारे में बात की जाए तो Mr. Anand Mahindra has transitioned to the role of non-executive chairman with effect 12th November 2021. Currently the managing director and CEO of the company is Mr. Anish Shah. Mr. Rajesh Jejurikar is the executive director. अगर total board का हम remuneration देखें as compared to the revenue, FY21 था 0.05% of the revenue और वही थोड़ा डिक्लाइन हुआ है FY22 में 0.043%. अगर कोरिलेशन बिटवीन रेम्यूनरेशन एंड अर्निंग्स ग्रोथ ऑन YOY बेसिस देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है 2.63%. लोअर बेस था FY21 के लिए, जैसा हमने देखा क्योंकि द कंपनी टुक अ राइट ऑफ फ्रॉम सैंगयोंग एंड जेनजी इन्वेस्टमेंट्स. और सैलरी ग्रोथ फॉर द बोर्ड वॉज 11.2%. अगर शेयर होल्डिंग के बारे में बात की जाए तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग इज क्लोज टू 19.38% एंड द रेस्ट इज फ्रॉम DIIs, FIIs एंड अदर्स.
अगर फाइनेंशियल्स के बारे में बात की जाए तो स्टैंड अलोन रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू हैज़ बीन राइजिंग, काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है ऑन वाई बेसिस। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड पैट है वो काफ़ी ज़्यादा हिट किया है इन FY20 एंड FY21 ड्यू टू कोविड एंड राइट ऑफ इंटरनेशनल सब्सिडरीज। फाइनेंशियल्स के बारे में बात की जाए तो जो एबिडा मार्जिन है वो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन एबिडा एंड एबिडा मार्जिन आर 11.8%, वही कंसोलिडेटेड एबिडा मार्जिन आर 16.1%। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड ROC भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। एक छोटा ट्रेंड दिख रहा है इंक्रीजिंग इन द स्टैंड अलोन ROC। हम देख सकते हैं कि जो कंसोलिडेटेड ROC है वो थोड़ा लेस है एज़ कम्पेयर टू द स्टैंड अलोन। द रीज़न फॉर द सेम इज़ जो ये ROC है तो जो फाइनेंशियल सब्सिडरीज है उनका ROC हमेशा कम ही रहता है, तो वो ऐड होता है इसमें, तो इसलिए कंसोलिडेटेड ROC थोड़ा कम नज़र आ रहा है। स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड डेट टू इक्विटी देखें तो कंसोलिडेटेड है 1.6 ड्यू टू द फाइनेंशियल सब्सिडरी विच दे हैव। अगर स्टैंड अलोन पे फोकस किया तो इट्स ओनली 0.2। सो वी कैन सी दैट उनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। द कंपनी, अगर वैल्यूएशंस के बारे में बात की जाए, रिलेटिव वैल्यूएशंस के बारे में, करंटली द कंपनी का P 16.78 है। 3 ईयर और 5 ईयर मीडियन P थोड़ा हाई था एज़ कम्पेयर टू द करंट P। PB is 2.99, which is a slight higher than the other company, the 3-year median PB and 5-year median P। PE के जैसा ही केस है एंटरप्राइज वैल्यू ऑन EBITDA का, it is currently at 11.3%, which is slightly lower than the 3-year and 5-year median। So we can see that the company is currently trading at fair valuations। Why this is we consider fair valuation, क्योंकि द कंपनी ऑल्सो हैज़ मेजॉरिटी स्टेक्स इन, नॉट मेजॉरिटी बट क्वाइट सिग्निफिकेंट स्टेक्स इन लिस्टेड सब्सिडीज। सो अगर हम उनके नोट्स टू अकाउंट्स में देखें कि कहाँ पे इनके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, सो वी कैन सी दैट दे हैव इन्वेस्टमेंट्स इन 8 businesses in which in which almost everyone is listed। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज हुआ, महिंद्रा हॉलीडे रिजॉर्ट्स, महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, दीज आर ऑल द सब्सिडरी कंपनीज। एसोसिएट कंपनीज में है स्वराज इंजन्स, टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा CI मोटिव। तो यहाँ पे शेयर्स का नंबर है कि हाउ मच शेयर्स दिस कंपनी होल्ड्स ऑफ ईच ऑफ दिस लिस्टेड एंटिटीज़। अगर हम देखें कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एवरी कंपनी विच द कंपनी हैज स्टेक इन, तो यहाँ पे हर एक उनके होल्डिंग का वैल्यू आता है, और सारे वैल्यू को अगर हम ऐड करते हैं तो इट ऑलमोस्ट कम्स क्लोज टू 50,774 करोड़। तो हम देख रहे हैं कि करंटली द मार्केट कैप ऑफ महिंद्रा इज़ 1,50,000 करोड़। अगर ये स्टेक हम ऐसा हटा दे तो ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इन द ऑटोमोटिव एंड फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट। तो ऐसा एक रफ वैल्यूएशन हम देख सकते हैं कंपनी का इस बेसिस पे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एक छोटा सा एनालिसिस महिंद्रा एंड महिंद्रा का अच्छा लगा होगा। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए यदि इन्वेस्टमेंट एकेडमी के चैनल पे बने रहिए। थैंक यू।